हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। वर्षा के उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की यह कथा मनोरंजक तो लगी रही होगी। आज सुनते हैं इसका 19वां भाग, अंधेर नगरी में आत्महत्या। सुबह अंधेर नगरी के सेट पे फांसी के फंदे से लटका मधुकर ज्योतिषी का शव पाया गया था। मधुकर को विद्यालय से उत्तीर्ण हुए 3 वर्ष हो चुके थे। वह फ्रीलांसिंग करता था। उसे इस मंचन में चेले की भूमिका के लिए अनुबंधित किया गया था। यह अंतिम प्रदर्शन था। छानबीन से मालूम हुआ कि कुछ समय पहले से उसका रहने का भी ठौर नहीं था। वह 4-5 मित्रों के बीच में 3-3 दिन का आतिथ्य बदलता रहता था। श्रीनगर फोन करने के बाद उसके भाई से संपर्क हो सका। परिवार से कोई नई दिल्ली आने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। उनके निर्देश पर विद्यालय के साथियों ने निगम बोध घाट पर मधुकर का दाह संस्कार कर दिया। विद्यालय में शोक सभा हुई और 2 मिनट का मौन रखा गया। संजीदा रंगकर्मी के सामने आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं। मंडी हाउस के चाय घर पे चतुर्भुज ने आवेश से कहा। कुछ क्षणों की चुप्पी रही। दरअसल विद्यालय के लोगों के लिए यह मुद्दा मन का हमेशा टीसने वाला जख्म था। इस कसक के फलते फूलते पिछले साल काफी समय से बंद दीक्षांत समारोह हुआ तो एक स्नातक ने मंच पे अपने प्रमाण पत्र के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। इससे कुछ समय पहले विद्यार्थियों की हड़ताल भी हुई थी। उनकी प्रमुख मांगे थी स्कूल का अलग कैंपस हो, वर्तमान 3 विषयक कोर्स को डिग्री स्नातक के समकक्ष मान्यता मिले, छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र नाट्य विद्यालय खोले जाएं, बड़े बड़े नगरों के विभिन्न भागों में और कम से कम जिला केंद्रों में प्रेक्षागृह बनाए जाएं, स्कूल का स्वतंत्र विद्यालय के समान विकास हो इत्यादि। विद्यालय के अनेक लोगों की दुर्दशा की वर्षा साक्षी रही थी। रिपटरी में कुछ गिने चुने लोग ही आ पाते थे। शेष को बाहरी दुनिया के झंझावात का सामना करना पड़ता था। यह तीखे अनिश्चय तनाव और अभावों से लहूलुहान करने वाला अस्तित्व था। दिल्ली में रहते हुए संभावनाएं गिनी चुनी थीं। कई कॉलेज साल में कम से कम एक प्रदर्शन करते थे और 2-3 लोगों को निर्देशन, प्रकाश व्यवस्था, मंच रचना, वेशभूषा आदि का काम मिल जाता था। कुछ मिलकर अपनी मंडी चलाते थे जिससे ज़्यादातर समय ब्रोशर के लिए विज्ञापन जुटाने में निकल जाता था। कभी किसी दूसरे शहर से कोई प्रयोजक मिल जाता तो कुछ पैसे हाथ में आ जाते। आकाशवाणी और दूरदर्शन के नाटकों में काम था पर पूर्वाभ्यास समय साध्य था और पारिश्रमिक मामूली। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत के अनेक नगरों में केंद्र एवं राज्यों की संगीत नाटक अकादमियों का साधन संपन्न नाट्य दलों द्वारा रंग शिविर आयोजित होने लगे थे या कोई मंचन किया जाता था तो कुछ सप्ताह के लिए काम आता था। आमतौर से कुंवारे लोग ही इससे लाभान्वित होते थे। पैदाइशी खानाबदोश होने के नाते चतुर्भुज जैसा दुस्साहस कम लोगों में था जिन्होंने मिडिल स्कूल के एक कमरे में अपने परिवार को रखते हुए कानपुर में नौटंकी पर 2 महीने के रंग शिविर का संचालन किया था। बलभद्र ने मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में विविध नाट्य लोक शैलियों पर एक के बाद एक 3 रंग शिविर चलाए थे और जब 6 महीने बाद उन्होंने शुकरपुर बस्ती स्थित अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। विकल्प है, स्नेह मुस्कुराए, लेकिन आपको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। प्रशिक्षण के बाद पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी अंचलों के तमाम छात्र वापस लौटे थे। 5-6 महाराष्ट्रीय कलाकार व्यावसायिक मंच पर ऊंचा स्थान बना चुके थे। 2 निर्देशक अपनी सफल मंडलियां चला रहे थे जो अर्ध व्यावसायिक एवं गंभीर मंचनों पर एकाग्र थी। बंगलौर में शिवप्पम का नाट्य दल रंगश्री बहुत प्रतिष्ठित था। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर वह सीधे मुख्यमंत्री को फोन करता था जो तुरंत लाइन पर आते और रंगश्री की सहायता करके गौरवान्वित होते थे। शिवप्पम ने 3 कन्नड़ फिल्में भी बनाई थी। उनमें से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई। वेणु ने हुबली के पास के अपने गांव में सांस्कृतिक केंद्र खोला था। वह मंचनों के साथ साथ सिनेमा क्लासिकों का प्रदर्शन भी करता था। त्रिवेंद्रम और कोचिंग में भी विद्यालय के लोग सक्रिय थे। नागमा की मंडली फ्रंटलाइन मणिपुर को राष्ट्रीय रंग नक्शे पर ले आई थी। उसने अपने काम में लोक नाट्य का रचनात्मक इस्तेमाल किया था। भुवनेश्वर में मलय राज के नाट्य केंद्र का संचालक होने के साथ साथ व्यावसायिक उड़िया सिनेमा का व्यस्त खलनायक बन चुका था। इस दृष्टि से उत्तर भारतीयों की स्थिति काफ़ी शोचनीय थी। अगर दिन में एक बार भी छोले भटूरे मिल जाए तो वे दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते थे। जब ऐसी भी गुंजाइश नहीं रह जाती तो कुछ ने खून के आंसू रोते हुए दिल्ली की सीमा छोड़ी थी। गोविंद ने मेरठ में रंगकर्म शुरू किया पर जल्दी ही पारिवारिक व्यवसाय में डूब गया। सेवक ने जयपुर के विश्वविद्यालय में रंगकला का विभाग हॉबी सेंटर के नाम से खुलवा लिया और विद्यार्थी समुदाय में रंग चेतना का विकास होने लगा।
पर 2 वर्ष बाद ही उन्हें टोक्यो से काबुकी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और वह प्रसन्न भाव से पालम से उड़ते हुए देखे गए। 2 साल बाद जब लौटे तो फिर दिल्ली में जापानी बोलते हुए अपना ठियां ढूंढने लगे। आदित्य के सहपाठी महतो ने जोधपुर में सालों की मेहनत के बाद रंग कपोत जमा लिया। राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आने लगी थी, पर तभी उनके पास कहीं कोल्ड स्टोरेज में दबा हुआ दिल्ली दूरदर्शन में प्रोड्यूसर का नियुक्ति पत्र पिघल कर आ गया। उन्होंने तुरंत रंग कपोत के साथ साथ अपनी रंग क्षमता के भी पर काट डाले और दूरदर्शन केंद्र में टाई लगाकर कृषि दर्शन का नियोजन करने लगे। नौकरी के लिए इन 3 क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कुछ गुंजाइश थी। दिल्ली के किसी पब्लिक स्कूल में अध्यापन, दूरदर्शन और संगीत नाटक विभाग। मधुकर को मैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन ले गया था। स्नेह बोले, उसके लिए जम्मू ऑफिस में कुछ बंदोबस्त हो सकता था, पर वह जाने को तैयार नहीं हुआ। उनकी मना स्थिति मैं समझ सकती हूँ। वर्षा ने कहा, अगर मुझे भूख और शाहजहांपुर में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो मैं भूख को चुनूंगी। वर्षा, तुम एक्ट्रेस हो। चतुर्भुज बोले, यह समस्या बुनियादी तौर पर निर्देशक और टेक्नीशियंस की है। लड़की के लिए रिपर्टरी भी अच्छी है। हर्ष ने राय दी, अपना शौक पूरा हो रहा है और गुजारा चल रहा है। शादी करोगी तो मुख्य जिम्मेदारी पति की होगी। मुश्किल लड़के की है, क्योंकि पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों काफी कम है। वर्षा चौंक गई। रंगमंचीय कार्यकलाप का ऐसा मूल्यांकन हर्ष ने पहली बार किया था। क्या अपने पिता की सामाजिक स्थिति के कारण उसे आहत होना पड़ा है? आपने कईयों के लिए दिल्ली के बाहर नौकरी जुटाई है। चतुर्भुज ने मुस्कान के साथ स्नेह को संबोधित किया। एक बार हिम्मत करके अपने चंडीगढ़ के ड्रामा डिपार्टमेंट को सम्मोहित भी कर दिया था। फिर यहाँ शून्य में वापस क्यों आए? मैं रंग अजगर हूँ, स्नेह हंसे। न मैं चाकरी कर सकता हूँ, न मंडी हाउस की सांस्कृतिक बाबी के बाहर सांस ले सकता हूँ। आप महान हैं, हर संजीदगी से बोला। आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन जिनकी है, कलाकार और व्यक्ति दोनों के रूप में, वे क्या करें? प्रश्न हवा में लहराता रहा। रात के लगभग 11 बजे होंगे। वर्षा सो चुकी थी जब जीने के दरवाजे पर दस्तक हुई और मिस्टर सहगल ने उसका नाम पुकारा। छत की रोशनी जलाते हुए वर्षा ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? हर्ष के पिताजी गुजर गए। उन्होंने कहा, बंगले से तुम्हारे लिए फोन आया था। अब हर्ष का क्या होगा? वर्षा की पहली प्रतिक्रिया यही हुई। दिल्ली में समर्थ पिता कितना बड़ा संबल होता है उसने समझ लिया था। ऐसे आधार कवच और ब्रह्मास्त्र के बीच हर्ष जिंदगी का सामना कर लेगा। उसने कपड़े बदले, पर्स देखा, 35 रुपए थे। श्री सहगल ने उसे पूसा रोड के स्टैंड पे टैक्सी करवाई और नंबर भी नोट कर लिया। शंकर रोड से टैक्सी आगे बढ़ी तो हवा के झोंके ठंडे हो गए। अवसाद से क्लांत वर्षा ने आंख बंद कर ली। वर्षा, हर्ष ने बताया कि अगले साल तुम्हें बी ग्रेड मिलने की बात है। सुजाता ने अपने परिवार के साथ उसे भी लंच पे बुलाया था, तो डैडी ने बियर का घूंट लेकर एक तरह से पहली बार उसे सीधा संबोधित किया। जी उम्मीद तो है। वर्षा ने राखदानी उठाकर उनके पास रख दी। हर्ष योगेश के साथ बाहर उनकी कार का क्लच ठीक कर रहा था। मम्मी सामने बैठी थी। हर्ष रिपर्टरी से क्यों असंतुष्ट है? डैडी ने पाइप का कस लिया। सूर्यभान जी से उनके कुछ मतभेद हैं। सुजाता तले हुए पापड़ लेकर रसोई में आई और डैडी को वर्षा से बात करते पाकर प्रसन्न मुस्कुरा दी। मैंने हर्ष के लिए बात की थी, टीवी पर प्रोड्यूसर की जगह और सॉन्ग ड्रामा डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टरशिप के लिए। डैडी बोले, उसने दोनों का विरोध किया। क्या तुम लोगों के सर्किल में ये नौकरियां अच्छी नहीं मानी जाती? ऐसा तो नहीं है, हमारे कितने ही वरिष्ठ साथी वहाँ काम कर रहे हैं। आगे धीमे स्वर में जोड़ा, रोजी कमाना जिनकी मजबूरी, वे नापसंदगी की दलील कैसे दे सकते हैं? फिर हर्ष का ऐसा रुख क्यों है? मम्मी ने कहा, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में सिर्फ प्रचारात्मक काम होता है। टीवी में भी सिर्फ ड्रामा सेक्शन में ही ऐसा है जिसमें कुछ सौंदर्य विरोधी काम करने की गुंजाइश है, पर उसकी भी एक सीमा है। वर्षा बोली, हर्ष बुनियादी तौर पे अभिनेता है, निर्देशक नहीं, इसलिए उसकी रुचि न होना समझ में आता है। देखो, वर्षा ने कैसे बात साफ कर दी। मम्मी मुस्कुराई। हर्ष गुस्से में बोलता है तो बात को और उलझा कर रख देता है। सुजाता ने वर्षा को अर्थ भरी मुस्कान दी। डैडी ने विचारपूर्ण ढंग से कस लिया। पिछले साल हर्ष मुंबई जाना चाहता था। हम लोगों ने अपनी नापसंदगी दिखाकर शायद ठीक नहीं किया। हर्ष के बिना घर काटने को दौड़ेगा, मम्मी बोली। यह उनकी दुखती रग रही होगी, इसलिए डैडी चुप रहे। वर्षा, कुछ क्षण के मौन के बाद मम्मी बोली, अगले सितंबर में हर्ष की सालगिरह है ना, तब हम तुम दोनों की मंगनी कर देना चाहते हैं। वर्षा के कान सनसनाने लगे। सुकचाकर नीचे देखने लगी। कहना चाह रही थी, अभी नहीं, अभी जल्दी है, अभी मेरे सामने कलात्मक चुनौतियां हैं, अभी मेरे और हर्ष के बीच में कुछ चुभने वाली नीकें हैं, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए।
वर्षा मम्मी डैडी के पांव छुए। सुजाता ने उसे लाड़ से पुचकारा। वर्षा आज जाकर खड़ी हुई। नंगे सिर नहीं पगली। सुजाता ने स्वर के तरल होने के साथ अपने दुपट्टे से उसका सिर ढक दिया। वर्षा टी शर्ट पहने हुए थी। वर्षा ने डैडी के पांव छुए। जीती रहो बेटी। डैडी के स्वर में आवेग था। मम्मी ने चरण स्पर्श के बाद उसके सिर पे हाथ रखा ही था कि सुजाता ने उसे गले लगा लिया। यह क्या हो रहा है, वर्षा ने सोचा। दीदी आप मुझे अभय दान दे तो मैं कुछ कहूँ, वर्षा सूखे गले से बोली। हफ्ते भर बाद दीदी ने उसे शाम को फ़ोन करके शाहजहांपुर का पता मांगा। डैडी पिता को पत्र लिखना चाहते थे। वर्षा तुरंत बाद 2 बसें बदलकर सुजाता के यहाँ पहुँच गई। क्या बात है, सुजाता ने आशंकित होकर पूछा। वर्षा ने बहुत संक्षेप में विवाह को लेकर अपना दृष्टिकोण बताया। कलात्मक जरूरत, हर्ष के साथ का टकराव, भावी संतान के द्वारा कला यात्रा पर लागू होने वाली अनिवार्य सीमाएं। दीदी आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? सुजाता ने इनकार में सिर हिलाया। तुम थोड़ा समय और मांग रही हो, मुझे तुम्हारी मांग अनुचित नहीं लगी। वर्षा ने छुटकारे की सांस ली। उसे अपेक्षा थी कि सुजाता उसकी बात एक सीमा तक समझ लेगी। मैं डैडी का मूड देखकर उनसे बात करूंगी, पर मम्मी से अभी कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक। पल भर की चुप्पी के बाद वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। बंगले पर वैसी ही भीड़ थी जैसे सुजाता की शादी पे दिखाई दी थी। बस इस भीड़ की प्रकृति बिल्कुल भिन्न थी। अलग अलग टुकड़ियों पर मौन छाया हुआ था। ड्राइंग रूम का फर्नीचर हटा दिया गया था। फर्श पे एक और चादर और फूलों से ढका डैडी का शव रखा था। हर्ष निश्चल भावहीन बैठा था, आंखें सूखी। सुजाता रह रहकर आंसू पोंछती थी। सिर्फ मम्मी थी जो बारंबार रोए जा रही थी। उनके पीछे बैठी शिवानी उन्हें सांत्वना दे रही थी। सूती साड़ियों के पल्लू से कंधे ढके वर्षा कहीं पीछे बैठना चाहती थी, पर सुजाता ने उसे देख लिया और हिलककर रो पड़ी। उनसे गले लगते हुए वर्षा के भी आंसू निकल आए। हर्ष ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। हर्ष के चेहरे का वह भाव उसे बहुत दिनों तक याद रहा। उसमें वैसा ही आतंक था जैसे कोई अबोध बालक मेले में अकेला छूट गया हो। वर्षा, मम्मी की रुलाई की यह कड़ी विशेष रूप से बेधक थी। इस तरह उसका हाथ पकड़ा कि वर्षा को उनके बगल में ही बैठना पड़ा। आवेग से मम्मी की पीठ हिल रही थी, हिला चेहरा विकृत हो रहा था। वर्षा ने कुछ कहना चाहा, पर मुंह से बोल नहीं फूटा। शब्द इतने छोटे और अपर्याप्त उसे कभी नहीं लगे थे। उनका हाथ थामे सामने देखती रही। डैडी का चेहरा शांत था। पता नहीं सुजाता को उनसे बात करने का अवसर मिला या नहीं, पर चेहरे पर मलिनता का ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं दिया कि हाय, बेटे की वर्षगांठ को दोहरे उत्सव के रूप में नहीं मना पाए। इस बंगले को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, उसने सोचा। यहीं पहली बार मेरा शारीरिक समागम हुआ था। एक और महिला मातम कुर्सी के लिए नीचे झुकी। उनकी घड़ी में वर्षा ने देखा 1:10 हुए थे। इतनी लंबी रात जीवन में कभी नहीं आई थी। 9 बजने में 7 मिनट थे जब वर्षा मंडी हाउस के स्टॉप पे उतरी। कुछ कदम चलते ही चाय घर पे बैठे हर्ष ने हाथ हिलाया। गुड मॉर्निंग। वर्षा पास आकर ठिठकी। क्या प्रोग्राम है? स्नेह आने वाले हैं, इश्तिहारों के लिए जाना है। हर्ष सिगरेट ढीली करके तंबाकू निकालने लगा। लंच के बाद रिहर्सल करेंगे। वर्षा ने पल भर उसे देखा। यह सुबह से ही शुरू करने लगे? हर्ष ने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। भावपूर्ण आंखों में लाल लाल डोरे थे। इसने एक मुनक्का भी लगा रखी है, वर्षा ने सोचा। शाम को रिहर्सल पर आऊंगी कहकर वर्षा रविंद्र भवन को मुड़ गई। एकाएक हर्ष ने रिपोर्टरी छोड़ दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स में हर्ष का इंटरव्यू छपा था, जिसमें उसने कंपनी की व्यवस्था पे अलोकतंत्री एवं एकाधिकारवादी होने का आरोप लगाया था। उदाहरण के रूप में उसने अगले सत्र के कार्यक्रम में क्रियोन नाटक को शामिल न करने की घटना का हवाला दिया था। इस इंटरव्यू के प्रकाशन के बाद सूर्यभान ने हर्ष को कारण बताओ नोटिस दे दिया। कंपनी की बैठक में स्पष्ट हो चुका था कि इस साल ट्रोजन विमन का मंचन हो चुका है, इसलिए कुछ महीने बाद ही दूसरे ग्रीक नाटक को लेना उचित नहीं होगा। वैसे भी सितंबर में कलकत्ते के निदेशक श्री सेन गुप्ता आ रहे हैं, जो हमारे साथ समकालीन भारतीय नाटक के लिए अनुबंधित हैं। कंपनी के सदस्यों की इस बात से सहमति थी। ऐसा होने पर भी आपने बाहर सार्वजनिक रूप से कंपनी की आलोचना क्यों की? इस पर हर्ष ने त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर अटल ने हर्ष को बुलाया था। उसने त्यागपत्र पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्कूल में 1000 के मासिक वेतन पर स्पीच टीचिंग का प्रस्ताव रखा। हर्ष ने इसे भी मंजूर नहीं किया। तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वर्षा की हर्ष के साथ इतनी तीखी नाटकीय समक्षता पहली बार संपन्न हुई। अच्छा? हर्ष ने उपहास के ढंग से उसे देखा। रिपटरी ही वह राष्ट्रीय मंच है जिस पे काम करते हुए तुम महान अभिनेता हो सकते हो। हाँ, अपने आत्मसम्मान को कड़वी गोली की तरह निगलते हुए। तुम अपने आत्मसम्मान को एक और दो दोस्तों के हित चिंता तक खींच रहे हो, और दूसरी ओर सूर्यभान के साथ गैर जरूरी टकराहट तक। एक लम्हे के लिए तुम गांधारी की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध लो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। शेड्यूल बनाना रिपटरी चीफ का काम है। तभी तुमने क्रियोन के मुद्दे पे मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि अगले सीजन में क्रियोन को शामिल किया जाना उचित नहीं था। आज सच्ची बात कहते हुए वर्षा हिचकिचाई नहीं।
तुम क्रियॉन इसलिए करना चाहते हो ना ताकि सूर्यभान के किंग लियर को 19 ठहरा सको। सूर्यभान के साथ प्रतियोगिता ठानने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें नौजवान भूमिकाओं की 1 दर्जन चुनौतियां गिनाऊंगी। रहने दो। हर्ष ने गहरी सांस ली। तुम राष्ट्रीय मंच पे काम करते हुए महान अभिनेत्री बन जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वर्षा हर्ष का क्या करे, मम्मी रुआसे स्वर में बोली। मम्मी मुनरिका के डीडीए फ्लैट में आ गई थी जो सुजाता के नाम लिया गया था। वसंत विहार का डैडी का भव्य बंगला एक दूतावास के पास लीज पे था। वे छोड़ने को तैयार थे पर मम्मी राजी नहीं हुई। उसको संभालना बहुत खर्चीला होगा। मध्यम वर्गीय फ्लैट में सादी सफेद साड़ी में मम्मी को देखना काफी दुखद था। पुराने तेवरों की हल्की छाया थी जो तेजी से विलुप्त होती जा रही थी। प्रभावशाली पति की अनुपस्थिति ने उनकी व्यवस्था को तरल और पारदर्शी बना दिया था। शिवानी के डैडी का फोन आया था, सुजाता बोली। उन्होंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की जगह के बारे में फिर बात की है, पर हर्ष सुनने को तैयार नहीं है। मेरा माथा तो तभी ठनका था जब इसने एमए बीच में छोड़ दिया। मम्मी ने ठंडी सांस ली। सोचा था बाप से भी आगे जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, पर ईश्वर की लीला देखो। मम्मी ने पहली बार हर्ष के कारण ईश्वर को याद किया था। उनकी ऐसी मनस्थिति के चलते क्या राज दुलारे को खाना अब अपने हाथ से खाना पड़ता है? वर्षा ने सोचा। वर्षा, सुजाता ने उसकी ओर देखा। तुमने हर्ष से बात नहीं की? दीदी, मैंने इतने हाथ पांव जोड़े, रिपटरी मत छोड़ो, तो उल्टे मुझे ऐसी जली कटी सुना दी। वर्षा को जब्त करना पड़ा कि स्वर कहीं तरल ना हो जाए। हर्ष का ईगो किंग साइज है, पर वह भूल जाता है कि अब डैडी नहीं है, सुजाता गुस्से से बोली। घर में हर्ष का ऐसा अवमूल्यन वर्षा पहली बार देख रही थी। हर्ष के लिए आशंका की लहरें उसे हल्के से कपा गई। हर्ष सुबह 8 बजे निकल जाता था। अक्सर वह मंडी हाउस के चाय घर पर बैठा मिलता या स्नेह और चतुर्भुज के साथ होता। लंच तक हर्ष दोनों मित्रों के साथ दौड़ धूप करता। फिर मॉडर्न स्कूल के जिम्नेजियम में रिहर्सल होती। चतुर्भुज निर्देशन कर रहे थे। प्रमुख भूमिकाओं में स्कूल के पुराने स्नातक थे। शाम को 5 बजे वर्षा रिपटरी से निकलकर रिहर्सल पे आ जाती। वेशभूषा का दायित्व उसने निभाया। लगभग 7:30 तक करोल बाग की बस पकड़ लेना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि फिर सुरक्षा अपेक्षाकृत कम रह जाती थी। उसे मालूम था कि हर्ष देर रात तक मित्रों के साथ रहता है। जब दोनों में से कोई साथ खाने का प्रस्ताव रखता तो हर्ष मम्मी इंतजार कर रही होगी के साथ मोटरसाइकिल की ओर बढ़ता था। अब उसकी आंखें दिन भर लाल रहती। 2-3 बार वर्षा ने हर्ष को जमील के साथ चांदनी चौक जाते या वहां से आते हुए पाया। जमील भांति भांति की नशीली चीजों का विशेषज्ञ था। हर्ष, यहाँ आओ, ऐसे ही अवसर पे उसने पुकारा। वह जिम्नेजियम के बाहर बैठी थी। अंदर हर्ष रहित दृश्य का पूर्वाभ्यास चल रहा था। वर्षा के साथ ठंडक चली आ रही थी, इसलिए हर्ष थोड़ा हचकचा गया। जमील अंदर चला गया। हर्ष उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या है? उसका स्वर भावहीन था। मेरा कुछ खो गया है, तुम्हारे जेबें देखनी है। बस यही कसर रह गई है, कहकर उसने जींस की जेब से हाथ बाहर निकाला और दोनों जेबें उल्टा कर दिखा दी। यह क्या है? वर्षा ने उसके हाथ में छिपी हुई पुड़िया की ओर संकेत किया। यह तुम्हारी नहीं है। वर्षा स्तब्ध रह गई। यह मेरी बात का जवाब है। हर्ष ने निगाह चुरा ली। यह कोई नई चीज नहीं है। पुरानी हो जाने से कोई चीज अच्छी हो जाती है। हर्ष ने घूंट सा निगला। अच्छा हो अगर हम व्यक्तिगत बातों में दखल न दें। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत बातों की सीमा से बाहर हूँ। वर्षा का चेहरा तमतमा आया। शायद हर्ष को ऐसी तीखी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए पल भर को वह अस्थिर हो गया। अब सबकी निगाहें बदल गई हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी। अपनी पहचान का हर्ष का संकट कठिन हो गया होगा। तभी वह बात को तर्क के घेरे से निकालकर व्यक्तिगत दयनीयता तक ले आया था। उन सब में मुझे भी शामिल कर लिया है। न चाहते हुए भी वर्षा का स्वर तरल हो आया था। हर्ष के लिए उसका सरोकार निश्चल था। वह तो तब भी उसके साथ सामाजिक संबंध के लिए उत्सुक नहीं थी जब डैडी जीवित थे। अब जब वह वास्तविकता की अपेक्षाकृत खुरदुरी जमीन पर खड़ा है, उसे ऐसे आरोपों में कैसे लपेट सकता है? हर्ष, तुम्हारा सीन। तभी रीटा ने बाहर झांका। टिंग टू, यहाँ देखो। वर्षा पालने के बगल में घुटनों के बल बैठी झुंझुना बजा रही थी। शिशु उसे टुकुर टुकुर निहार रहा था। वर्षा पूर्वाभ्यास के बाद रीटा के साथ ही आ गई थी। सुकुमार 3 दिन के दौरे पे बाहर गए थे। तय हुआ था कि वर्षा रात यहीं बिताएगी। उसने श्रीमती सहगल को फोन कर दिया था। चीयर्स। रीटा ने बियर का गिलास ऊपर उठाया। चीयर्स। वर्षा ने घूंट बढ़ा और ठंडी तरलता अंदर जब्ज होने लगी। मार्च का 3रा सप्ताह था, पर एयर कंडीशनर ने कमरा खूब ठंडा कर रखा था। वर्षा, तुम्हारी पसंद के भरवा बैंगन बनाए हैं और अरहर की छाल, सरसों का साग भी रखा है, चलेगा? रीटा ने मसालेदार काजू की प्लेट के सामने बढ़ाई। वर्षा ने सिर हिलाते हुए एक काजू उठाया। रीटा को उसकी पसंद याद है, यह जानकर भला लगा।
कंपनी लीज पे ली हुई बंगले की पहली मंजिल थी, पूरी तरह सुसज्जित। वह हफ्ते में यहाँ एक चक्कर लगा जाती थी। अगर नागा हुआ तो रिपटरी में रीटा का फोन आ जाता था। वर्षा, मैं सचमुच मोटी हो गई हूँ, रीटा ने किंचित तनाव से पूछा। भावना के स्तर पर रीटा तृप्त और छलछलाई थी, पर कला के स्तर पर असुरक्षा एवं संदेह सुक्ते पे गिरी बूंद से फैलते जा रहे थे। वर्षा ने पल भर उसे देखा। किसने कहा? सुकुमार ने। छेड़ रहे होंगे। सुकुमार ऐसे क्यों छेड़ेंगे भला? सुकुमार नहीं छेड़ेंगे तो क्या नीचे वाले सरदार चमनसी गिल छेड़ेंगे? रीटा हंस पड़ी। तुम्हारा वजन उतना ही बढ़ा है जितना किसी भी ताजी ताजी माँ का बढ़ता है, वर्षा बोली। सुबह एक्सरसाइज कर रही हो ना? हाँ, रीटा ने तपाक से कहा। बस साथ में खाने में थोड़े से कंट्रोल से फिर पहले की तरह चुस्त हो जाओगी। कुछ पल चुप्पी रही। वर्षा, पता है पिछली बार मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो क्या हुआ? रीटा के चेहरे पर फिर तनाव की कपकपाहट थी। वर्षा ने सवालिया निगाह से देखा। जिसने फ़ोन उठाया था वह पूछने लगा, कौन सी रीटा? मेरे तो आंसू निकल आए। साल में स्कूल के लोग ही मुझे भूल गए तो ऑडियंस क्या खाक पहचानेगी? वह क्लर्क नए आए हैं रीटा, इसलिए तुम्हें नहीं पहचाना होगा। जहाँ तक ऑडियंस का सवाल है, वह चेहरे की पहचान से कम और अभिनय की सामर्थ्य से ज़्यादा प्रभावित होती है। जहाँ स्टेज पर तुमने एक सीन किया, दर्शकों के लिए तुम वर्षों की जानी पहचानी हो जाओगी। रीटा को कुछ तसल्ली हुई। एक बड़ा घूंट बढ़ा। प्रतिशोध में मेरा काम कैसा लग रहा है? अच्छा है, वर्षा ने पल भर सोचा। चतुर्भुज ने तुम्हारे व्यक्तित्व के गंभीर पक्ष को बाहर लाने में सफलता पाई है। यह एक सुंदर पेचीदा चरित्र है जिसमें अभिनय की लुभावनी चुनौती है। तुम ऐसा सोचती हो? रीटा ने उसकी ओर देखा। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। बेटा हाथ हिलाते हुए कुनमुनाने लगा। रीटा ने उसे बनावटी को क्रोध की चपत दी। यह सब इसी बदमाश की कारस्तानी है। शिशु रो उठा तो रीटा पिघलकर उसे चूमने लगी। वर्षा रीटा की नाइटी पहनकर गुसलखाने से निकली। वर्षा, तुम मेरे साथ सो जाओगी? डबल बेड पे बैठी हुई रीटा मुस्कुराई। यह रात को अगर तंग करे तो तुम दूसरे बेडरूम में चली जाना। थोड़ा जेब के साथ जोड़ा। मुझे अकेले नींद नहीं आती। वर्षा सहमति से सिर हिलाकर रीटा के पास लेट गई। मुस्कुरा क्यों रही हो? रीटा ने हथेली में इलायची बढ़ाते हुए मुस्कुराकर पूछा। अपने नसीब पे, मतलब मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं अपनी शादीशुदा सहेलियों के डबल बेड पे सोती रहूं। दिव्या है जिनके पति को मेरे आने पे दूसरे कमरे में सोना पड़ता है, और तुम हो जिसे अपने पति के बाहर जाने पर मेरी जरूरत पड़ती है। जी छोटा मत करो, रीटा खिलखिलाई। जब तुम्हारा शादीशुदा डबल बेड होगा तो मैं तुम्हारे पति की गैर हाजिरी में तुम्हारे साथ सोने आ जाऊंगी। रीटा ने ऊपर की रोशनी बुझा दी और अंधेरे और हल्के उजाले के ताने बाने में अंतरंगता का माहौल बनने लगा। सुकुमार को गए 2 दिन हुए हैं। मुझे मुश्किल से 2-2 घंटे की नींद आई होगी, रीटा कोहनी के बल उठती हुई उमंग से बता रही थी। दिसंबर में मैं चंडीगढ़ गई तो मुझे नींद ही नहीं आई। रात को 3 बजे मम्मी उठी तो मुझे बिस्तर पे बैठा पाया। पूछा क्या हुआ? मैंने कहा नींद नहीं आती तो मम्मी खूब हंसी। बोली, इस घर में तूने सुकुमार के बिना कैसे इतने बरस काट दिए? वर्षा मुस्कुराई। मेरी बड़ी बहन कुछ और समझी, पर सच्चाई यह है वर्षा कि वी डोंट मेक लव एवरी नाइट। बिस्तर पर सुकुमार की मौजूदगी, उनकी सांसों का एहसास हो तो मुझे फौरन नींद आ जाती है। शायद इसी को भावनात्मक सुरक्षा या प्रेम कहते हैं। प्रेम की एक और परिभाषा वर्षा को लुभा गई। वर्षा, तुम्हें जीवन में पति नाम के इस जंतु का अनुभव जरूर करना चाहिए। रीटा के स्वर में आह्लाद लबालब था। तुम्हारे जैसे संवेदनशील व्यक्तित्व में यह अनुभव बड़ा निखार लाएगा। बेडरूम की स्थिति ड्राइंग रूम से बिल्कुल विपरीत थी। अब वर्षा असुरक्षा एवं संदेह से जकड़ी हुई थी। रीटा की बात सुनकर तनाव के दाने वर्षा के चेहरे पर उभरने लगे। हर्ष के साथ कैसी स्थिति है? विद्यालय में सिर्फ रीटा थी जिसके साथ एक हद तक वर्षा ने अपने व्यक्तित्व संबंध की चर्चा की थी। उतार चढ़ाव काफी है। रीटा ने सीधे होकर तकिए पे सिर रख लिया। तुम इस रिश्ते की कैसी परिणति देखती हो? अभी सब ढूंढला है रीता। कुछ क्षणों की चुप्पी रही, फिर रीटा कोहनी की टक लगा आधी उठ गई। मैं तो काफी दिनों बाद हर्ष से मिली हूँ, बहुत मूडी और नाराज रहता है। वर्षा ने गहरी सांस ली। पर एक बात माननी होगी, इस नाटक में हर्ष का काम बहुत ऊंचे स्तर का है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इसके बाद लोग कहेंगे कि राजधानी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वह। आमीन, वर्षा ने कहा। आंखों में अनजाने ही चमक आ गई थी। रीटा की बात सच साबित हुई। प्रतिशोध संस्कृत सरोवर में अभूतपूर्व मंथन का कारण बना। पहले दिन हॉल आधा खाली था, दूसरे और तीसरे दिन चौथाई, फिर मुंह की प्रशंसा और नाट्य समीक्षाओं ने रंग दिखाया। 5वें प्रदर्शन पे हाउसफुल का बोर्ड जो लगा तो आखिरी दिन तक अडोल रहा। वर्षा मंत्रबिद सी बोर्ड को ताकती रही, जी चाह आरती उतार लेवे। नाट्य समीक्षाओं में ऐसा मौक्तव्य कम ही देखने को आया था। पंचम वेद प्रबल विकल्प शीर्षक से हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, साधन संपन्न रिपटरी कंपनी के सामने स्कूल के स्नातक अपने अमूल्य साधनों से एक गौरवशाली प्रदर्शन लेकर आए हैं। अल्प व्यय के अर्थशास्त्रीय गुणवत्ता के प्रतिमान कैसे स्थापित किए जाते हैं, प्रतिशोध इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक ऐसा दुर्लभ प्रदर्शन है जिसमें कोई बड़ा दोष दिखाई नहीं देता और प्रदर्शन के प्राण है हर्षवर्धन।
हेल हर्षवर्धन शीर्षक से स्टेट्समैन ने 3 कॉलमों में हर्ष की भूमिका निर्वाह का विश्लेषण करते हुए उसे समकालीन भारतीय रंगमंच का लॉरेंस ओलिवियर घोषित किया था। इंडियन एक्सप्रेस की शालिनी कात्यायन इस बार हर्ष पर न पेटी से नीचे प्रहार कर पाई न ऊपर। सूर्यभान सिंहासन खाली करो, हर्षवर्धन आ गए हैं, उनके समीक्षा का शीर्षक था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हर्ष को दिल्ली रंगमंच का महाबली घोषित किया था। स्नेह ने चंडीगढ़, शिमला, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता आदि में प्रतिशोध के प्रायोजित प्रदर्शन तय कर लिए थे। स्नेह, चतुर्भुज और हर्ष काफी उत्तेजित से मंडी हाउस में घूमते अगले नाटक की खोज होने लगी थी। तभी सूर्यभान व्यग्रता से कमरे में आए जहां वर्षा स्पीच का अभ्यास कर रही थी। वर्षा, मुंबई से हर्ष के लिए फ़ोन आया था, हरेश पांड्या का। सूर्यभान ने कहा, मेरे पास हर्ष का मुनिरिका का नंबर नहीं है, मैंने कह दिया आज रात तक हर्ष आपको ज़रूर फ़ोन कर लेगा। उन्होंने वर्षा को देखा, वह अपनी नई फिल्म कंपन में हर्ष को मुख्य भूमिका देना चाहते हैं। यह है मुंबई का फ़ोन नंबर। वर्षा ने हाथ में आया कागज़ के टुकड़े को देखा। क्या यह हर्ष के जीवन की दिशा बदल देगा? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे राजधानी एक्सप्रेस के डीजल इंजन ने सीटी दी। हर्ष ने चतुर्भुज और स्नेह से हाथ मिलाया। शूटिंग और डबिंग के बीच में मैं आ जाऊंगा, प्रतिशोध के सारे स्पॉन्सर सोच करेंगे। देखेंगे, स्नेह बोला। देखेंगे नहीं, हर्ष दृढ़ स्वर में बोला। तुम लोगों के साथ मैं प्रतिबद्ध हूँ। यह इसलिए तो नहीं कह रहे हो स्नेह, कहीं मंडी हाउस का सांप न सुना दे। चतुर्भुज मुस्कुराया। तीनों ने ऊंचा ठहाका लगाया। आसपास के कुछ लोगों ने मुड़कर देखा। मम्मी और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। हिरेश पांड्या पिछले वर्षों में हर्ष के 3 नाटक देख चुके थे। दो 3 बार भेंट भी हुई थी। हरेन ने अब तक 5 फिल्में बनाई थी, 3 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। पिछली फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी पाया था। कंपन के लिए 10,000 का पारिश्रमिक तय हुआ था। पटकथा की प्रति के साथ 2,000 का चेक भी आया था। राष्ट्रीय प्रेस में हर्ष के ब्रेक की खूब चर्चा हो रही थी। इंजन ने फिर सीटी दी। अच्छा मम्मी। हर्ष ने झुककर मम्मी के पांव छुए। मम्मी ने सजल आंखों से उसके सिर पे हाथ रखा। हर्ष ने सुजाता से हाथ मिलाया। टेक केयर, सुजाता बोली। पल भर के लिए वर्षा से निगाह मिली। आई विल बी इन टच, हर्ष ने कहा। वर्षा ने होठों का कोना दांतों तले दबाकर आवेग रोका। गाड़ी खिसकने लगी। हर्ष ने डब्बे के दरवाजे से हाथ हिलाया। मम्मी पल्लू से आंसू पोंछने लगी। 2 महीने बाद आएगा मम्मी, सुजाता सांत्वना के स्वर में बोली। हर्ष 5 महीने के बाद 3 दिन के लिए आया। जिस सितंबर में हर्ष की वर्षगांठ और मंगनी का दोहरा कार्यक्रम था, उस समय फिल्म पत्रिकाएं कंपन की नायिका चारूश्री के साथ उसके सनसनीखेज प्रेम कांड से रंगी हुई थी। स्टेट एंट्री रोड से कनॉट पैलेस की ओर आते हुए वर्षा के मन में कविता की पंक्तियां गूंजती रही। रूधे गले से तुम्हें विदाई दे रहे हैं अजतक, फरहाद, स्टेनले, स्कंदगुप्त और काली गुलाब, मेघदूत, कमानी और श्री राम थिएटर की आंखें नम हैं। हर्ष चला गया। वर्षा की जिंदगी में आएगा या नहीं, यह हम आगे जानेंगे। आज यहीं तक। बाय।